नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। यूपी मांगे उत्तर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ओपी राजभर ने सपा में टूट का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने अमित शाह से मुलाकात की और उनको एक चिट्ठी भी सौंपी। राजभर का कहना है कि चिट्ठी में ही सपा के टूट का पूरा फॉर्मूला है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी ओपी राजभर के बयान पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने राजभर के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले सपा में टूट के बयान किस आधार पर दिए जा रहे हैं। ये बयान सिर्फ चुनावी शगुफा है या फिर इन बयानों में कोई दम है, सच्चाई है। सवाल यह भी है, क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यूपी में भी चलने वाला है? क्या दीदी के कुनबे और उद्धव की सेना की तरह अखिलेश का कुनबा भी बिखरने वाला है? ऐसे कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। क्या महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है? क्या टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट में फूट के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी खतरे का बादल मंडरा रहा है? क्या सूबे की सियासत में नए समीकरण जुड़ने वाले हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि सुहेल देव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने जो दावा किया है वो अखिलेश यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। माननीय रामगोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया, गोपनीय। बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। ओपी राजभर ने चुनाव से ठीक पहले ऐसा बम फोड़ा है जो समाजवादी खेमे की बेचैनी बढ़ा सकता है। राजभर की माने तो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। आलम यह है कि सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव खुद एक गोपनीय चिट्ठी लेकर अमित शाह से मिले। दावा है कि इस चिट्ठी में उस सांसदों के नाम हैं जो आने वाले समय में सपा से पाला बदलकर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने अपना एक ऐसा बयान बम समाजवादी पार्टी की तरफ छोड़ा है कि अब सपा में खलबली मच गई है। उन्होंने दावा किया है कि इसमें बड़ी फूट होने वाली है। सपा के तमाम सांसद, नेता, विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है और आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर फिलहाल वो सिर्फ एक पत्र का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह से मुलाकात करके एक पत्र जरूर सौंपा है। ओपी राजभर ने साफ कहा है कि 27 के चुनाव से पहले सपा का हश्र वही होगा जो बंगाल में टीएमसी और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का हुआ है। जो हाल टीएमसी का हुआ, जो हाल शिवसेना का होने जा रहा है, उसके बाद नंबर यूपी का है। उसकी पटकथा लिख दी गई है। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है। एक और ओपी राजभर के दावे ने यूपी के सियासी गलियारों में सुख बुगावट तेज कर दी, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। बहरहाल ये तो सच है कि बीते एक महीने के भीतर देश की दो बड़ी पार्टियों में जिस तरह से फूट पड़ी है, उसने सभी विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर खींच दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ओपी राजभर का दावा कितना मजबूत है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजभर के इस बयान से अखिलेश एंड कंपनी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का दिखाई दे रहा है, 6 सांसदों के टूटने की खबर है। 2022 का वो वक्त भी आपको याद होगा, 40 विधायक टूट गए थे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा बैठे थे। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, दीदी एकदम से अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या वही हाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष तिवारी नेता बीजेपी के मौजूद हैं, प्रखर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं, राजीव वदूद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील साहब, पहला सवाल आपसे, चूंकि आपके अध्यक्ष बम फोड़ रहे हैं, इस बम में सिर्फ बयान वाला ये बम है या फिर वाकई इसमें कुछ ताकत है जो सब कुछ हिला करके रख देगा ये बयान? नहीं, देखिए बिल्कुल ताकत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है और उसको बिल्कुल दावे को माननीय अभी केशव प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे थे, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने तो कहा था कि संविधान खतरे में है। जब 2024 का चुनाव हुआ तो इन्होंने संविधान खतरे के नाम पर जो है जनता का वोट देने का काम किया था और जनता को गुमराह करने का काम किया था। इस बात को लेकर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि तो संविधान को खतरे में बता रहे थे और संविधान तो कहीं खतरे में नहीं है। तो जनता भी जान चुकी है कि मंसूबे को, और इसको अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहने का काम किया कि 26 से 27 सांसद टूटने के लिए बैठे हुए, वो अपने आप आने की। और रही बात, इस बात को क्यों ना कहा जाए, अभी थोड़े दिन पहले ही देखने का काम किया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की माननीय पूजा पाल जी, माननीय मनोज पांडे जी किस पार्टी से आते थे, समाजवादी पार्टी के तो माननीय विधायक थे। तो ये जब माननीय विधायक जब यहाँ पर टूट सकते हैं तो सम्मानित सांसद जी की बात कर रहे हैं। और इस समय वो देश को बचाने का काम कौन कर रहा है? देश में अभी जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो है विरोध करने का काम किया था और इन्होंने ही लागू होने का काम नहीं किया था। तो सब लोग चाहते हैं कि ये आधी आबादी जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसका आरक्षण लागू होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर रहते हुए वोट नहीं कर पाए। तो उनकी भी इच्छा है कि आधी आबादी को जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये आरक्षण लागू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंदर जो बात चल रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जरूर संपर्क में होंगे। और माननीय रामगोपाल जी ने पत्र देने का काम किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि जब आप पत्र दे रहे हैं तो पत्र देकर हाँ, मैं चाहता हूँ छोटा छोटा रखिएगा तो बयान अपनी बातें रखिएगा तो ज्यादा सवाल मैं ले पाऊंगा। आशीष तिवारी जी, अब उप मुख्यमंत्री भी कह रहे 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में टूटने को तैयार हैं, किस आधार पर? देखिए कुंदन जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन किससे मिला, किसने क्या किसको चिट्ठी दी। आज मुद्दा ये है कि भारतवर्ष में अब राजनीति जो है वो जाति उसकी नहीं चलेगी, पार्टी बंदी की नहीं चलेगी, ये व्यक्तिवादी जो राजनीति है नहीं चलेगी, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, आप चाहे टीएमसी को उठाकर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की ले लीजिए, जो भी पार्टियां परिवार से चल रही हैं उनके अंदर में उनकी जो नीतियां हैं वो पार्टियों की नीतियां नहीं रह गई हैं, वो नीतियां हो गई हैं व्यक्तियों की। व्यक्ति अपने हिसाब से पार्टी चलाना चाहता है। जो सांसद माननीय चुनकर आते हैं, विधायक चुनकर आते हैं, वो जनता से कुछ वादे कर आते हैं जिसके बल पर जनता उनको चुनाव जिताने का काम करती है। लेकिन जब वो चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो उनके ऊपर आदेश चलाने का काम करते हैं जो उस पार्टी के मुखिया होते हैं। और वो कमोवेश आपने टीएमसी के साथ में भी देखा आज उनका क्या हाल है। वो महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी ही क्यों ना हो, तो जो सांसद और माननीय चुनकर आते हैं उनका भी अपना कोई आत्मसम्मान होता है। वो जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जब उनको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो निश्चित तौर पर वो वही कदम उठाते हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ करने के लिए बैठे हैं। नहीं, आशीष तिवारी साहब, आप कह रहे हैं परिवारवादी, जो आपके सहयोगी उत्तर प्रदेश में तीनों सहयोगी प्रमुख सहयोगी हैं उनमें भी इसी तरह के आरोप लगते हैं। सुनील अर्कवंशी साहब थोड़े ही सुभाषपा के अध्यक्ष बन सकते हैं कभी? मुझको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया गया और हमारे यहाँ साफ तौर से चुनाव भी होता है और कहा जाता है। आशीष तिवारी से मेरा सवाल था, क्योंकि परिवारवाद का जिक्र किया उन्होंने, इसलिए मैंने सवाल किया है। आशीष जी, छोटा जवाब फिर मैं प्रखर जी के पास जाऊंगा।
हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने क्या कहा कि जो जहां पर भी व्यक्तिवादी पार्टी का मंथन होगा, जहां पर परिवारवाद होगा, और जैसे कि आपने जो हमारे सहयोगी दलों की बात करी, निश्चित तौर पर उनका जो बायलॉज है पार्टी का, उसके हिसाब से वो अपना निभाते हैं, उनके यहाँ चुनाव होता है। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्ष में दल हैं, आप देख सकते हैं कि वो किसी बायलॉज को नहीं मानते, वो किसी भी थीम को नहीं मानते, उनका सिर्फ और सिर्फ ये रहता है जो हम कहें वही सही, ना कोई खाता ना कोई बही। जी प्रखर जी, अब आप लोग तो तैयारियों में जुटे हुए हैं और कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस आप लोग भी कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर से चुनाव में उतरे और कुछ कमाल करके दिखाए। लेकिन कमाल से पहले आशंका यह है, डर यह है कि भाई पार्टी बिखर जाएगी, समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो ओम प्रकाश जी पहली बार तो नहीं बोले हैं इस टाइप का बयान। इससे पहले वो आदित्यनाथ जी पर क्या क्या बोल चुके हैं, तो क्या उन बातों को आप मानेंगे? इससे पहले वो बोल चुके हैं कि मुझे जान का खतरा है आदित्यनाथ जी से। उससे पहले वो बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, पिछड़ों का के लिए काम नहीं करती। ये सब तो इन्होंने ही बोला है ना। तो अगर इनकी ये बात मानेंगे तो पुरानी बातों को भी मानिए। देखिए, ये सब लोग अफवाह फैलाने में एक्सपर्ट हैं। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोल दिया, अभी बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे थे परिवारवादी पार्टी का। तो भैया, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी को सोचना पड़ेगा कि इनकी ही जो गठबंधन दल वाले हैं वो घर की पार्टियों पर ये सब बोल रहे हैं। अरे देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी में तो चुनाव होता है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो 2024 में आपने देखा है क्या रिजल्ट आया है। अब इससे पहले ओम प्रकाश राजभर पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अफवाह फैला दी। अरे एक चीज बताइए आप कि किसने बोला था, वो कौन सी पार्टी थी जिसके सांसद ने बोला था कि संविधान को हम बदल देंगे? भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन संविधान तो बदला नहीं गया ना प्रखर जी, संविधान बदला गया कि यही तो बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने जो डर दिखाया वो डर तो अब खत्म हो गया क्योंकि सच्चाई सामने आ गई दुनिया के। अरे नंबर ही नहीं इनके पास, बदल कैसे लेंगे? मंशा तो इनकी थी। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तमाचा लगाया कि बिल्कुल मैं ये संविधान बदलने की बात बिल्कुल हिसाब करेगी आपसे। आप बताइए कहां इनके पास नंबर है? नंबर था, नंबर होता तो बदल देते। नंबर नहीं है ना भाई। अरे नंबर हमारे पास रहा नहीं है क्या? 2014 में हमारे पास नंबर नहीं था क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अफवाह आपने फैलाई। अरे कितने नंबर है? अरे कितने नंबर है? अरे आपके सांसद ने बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। 2014 से हमारे पास नंबर ही नंबर रहे हैं। सांसद ने बोला हाँ या ना? इधर उधर की बात मत करिए। आपके सांसद ने बोला कि नहीं बोला, बताइए। नहीं प्रखर जी, हाँ और ना में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे जिसमें आप लोग भी फंस जाइएगा, तो हाँ और ना में नहीं जाते हैं। संविधान तो बदला नहीं गया ना। 14 और 19 का जिक्र करें आशीष तिवारी की, भाई 14 और 19 में तो हमारे पास प्रॉपर बहुमत था, अकेले बीजेपी सत्ता में थी। ये जब दोगलापन है जनता देख रही है। अभी बता रहे थे कि भैया परिवारवादी पार्टियां, जब बता दिया एंकर ने आपसे, दोगलापन जिसका है उसको जनता ने बाहर बिठा कर रखा हुआ है। वो परिवारवादी है तो उस पर जवाब देने नहीं पाते। दोगलापन आपने करा जनता के साथ लगातार 70 साल तक, और उसी का प्रतिफल जनता आपको दे रही है। और दूसरे के यहाँ तो परिवारवाद का। देखिए ऐसा है, आप लोग के साथ क्या ना, चिराग तले अंधेरा, खुद को देख नहीं रहे हैं। अरे जब सफाई करनी है तो चलिए प्रखर जी, ना। ठीक है मैं लौटता हूं सर। रतिभान जी, आप बताइए कि ओपी राजभर के इस बयान को कितनी संजीदगी से आप ले रहे हैं और कितनी संजीदगी से इस बयान को लेना चाहिए? देखिए, राजनीति आशंकाओं, संभावनाओं, छल प्रपंच का खेल है। ये चलता रहेगा। राजभर जी ने जो कहा है, उनकी अपनी सूचनाएं होंगी, उस पर जो है तुर्रा ये कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन दोनों की बातों को अगर सही मान लिया जाए तो फिर ये खेल हो सकता है। और ये भी बंगाल में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये कुछ हो सकता है, कुछ हो जाएगा, इसमें कोई आशंका नहीं है। हाँ, अभी जो स्थितियां हैं उनमें और ये चलता भी रहता है कि कोई एक पार्टी के भीतर में कोई एक आदमी टूटता और कहता है कि नहीं, हम इतने लोग लेके चले, हम अलग दल बनाएंगे। पर जिन रामगोपाल का नाम लेकर कहा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है कि बात ना आए। पर क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ तमाम जांचों से घिरे हुए हैं, तमाम आरोपों से बाकायदा लथपथ हैं, इसलिए हो भी सकता है कि इस तरह की बातें आए। जी, लौटता मैं आपके पास। राजीव वदूद साहब, आपको क्या लगता है इस बयान में कितनी सच्चाई और जिस आधार पर यह बयान दिया जा रहा है और जो सीक्वेंसेस बताए जा रहे हैं,
उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है और क्या समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले टूट सकती है? देखिए शर्मा जी, ओपी राजभर का जो बयान है वो उसको किस तरह से देखना चाहिए कि ओपी राजभर का क्या व्यक्तित्व है। पहले ओपी राजभर हमेशा चर्चाओं में रहना चाहते हैं, खासतौर से जब भी चुनावों का समर शुरू होता है तो वो हमेशा कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं जिससे उनकी रिलेवेंस नजर आए। और मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो बीजेपी में राजभर जी जो है पूरी तरीके से हाशिए पे नजर आते हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद निषाद जी भी और राजभर जी की भी बहुत ज्यादा कोई बात भाजपा के अंदर या सरकार में बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देती और न ही कोई ऐसी घटना घटी है। देखिए राजभर जी ने जो बयान दिया है और उसका जो आधार बताया, ये बहुत पुराना, साल भर पुराना एक फोटोग्राफ है जिसकी बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए संसद में जो सत्ता पक्ष है उसे सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों के कामों को लेकर के मिलते रहते हैं। अभी पीछे देखे तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जाकर के गडकरी जी से मिलते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं। तो अब कोई कह दे कि भाई ये जो है पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस का विलय करने जा रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। देखिए ये बात सीधी सी है कि देखिए बीजेपी अगर कुछ ऐसा करती है, अगर हम टीएमसी की बात करें या उद्धव की बात करें, महाराष्ट्र के प्रकरण की बात करें या कहीं की भी, तो देखिए उसके पहले एक भूमिका सजती है। पहले कुछ ईडी के छापे या कुछ जांच कार्यवाहियां, गिरफ्तारियां ये होती हैं। तो देखिए ये सब कुछ हुआ नहीं और बीजेपी ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती है क्योंकि उनकी आवश्यकता लगभग पूर्ण हो रही है स्वतः। तो उनको यूपी में आकर के समाजवादी के साथ ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अगर समाजवादी की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, समाजवादी की बड़ा संसदीय दल है, उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये मुमकिन है कि अगर चाहे तो बीजेपी कोशिश करे तो 3-4 सांसदों का इस्तीफा भले करवा दे, लेकिन उसको तोड़ पाना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये कि देखिए जहां तक यादव परिवार की बात है, बीजेपी की बात है, शीर्ष हमारे माननीय मोदी जी की बात है, तो ये सब पारिवारिक संबंध रहे हैं, मिलना जुलना रहता है। और आप अगर देखें तो पिछले 5 साल में तो कोई भी ऐसी घटना, कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसको आप कहें कि ये इसकी तुलना बंगाल से की जा सकती है। ठीक है वदूद साहब बने रहिए। अब सुनील साहब, कुल मिलाकर के वदूद साहब और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कम दिखाई देती है। हाँ नहीं, सच्चाई नहीं, ये सिर्फ एक सुनील साहब ठीक है वदूद जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सुनील साहब, कुछ ही दिन पहले क्या विधानसभा के माननीय पूजा पाल जी जो विधायक है किस दल से आती थी? मनोज पांडे जी किस दल से आते थे? उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने का काम हुआ। ये बिल्कुल दर्शाता है जब विधानसभा हो सकता है तो लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता है। और इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं उनको कुछ मिला होगा ऐसा, तब ना ऐसा कहा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार हल्के में आप ले रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जो है समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगियों की जो है सरकार थी और लोग कहा करते थे उनका किला नहीं टूटने का काम होगा। महाराष्ट्र में जो है और वही पश्चिम बंगाल भी कहा था कि बहन जी सरकार आने का काम कर रही है, वहां पर बहन जी को कोई हराने का काम नहीं कर सकता। और क्या रिजल्ट आया आप देखिए। समाजवादी पार्टी के लोग जो है पीडीए का नाम तो बहुत तगड़ा देते हैं, मगर पीडीए के ही नेताओं को आदरणीय चाहे श्री ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे आदरणीय संजय निषाद जी हो। नहीं हरवंशी साहब, मेरा एक सवाल है, बेसिक सवाल है। हरवंशी साहब सुनिए, क्या किसी डर से पार्टी में टूट होने वाला है? ये टूट जाएगी पार्टी, ऐसा कुछ है? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो ट्वीट को देखें, जो दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, और ये सब डर दिखा करके वो कह रहे हैं कि भाई डर की वजह से पार्टी टूट जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि डर की वजह से पार्टी टूटेगी? हरवंशी साहब छोटा जवाब। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से घोटाले किए हैं इन लोगों ने, बिल्कुल इनके अंदर खौफ है, इसका डर है। और ये पीडीए के नेताओं को गालियां देते रहे। पीडीए के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जितनी गालियां देने का काम करेंगे उतनी ही जनता इनसे 2027 में। ठीक है प्रखर साहब, आप लोग तो आरोप लगाते रहे जहां भी टूट होती है वहां पर आप कहते हैं सीबीआई और ईडी के डर से नेता टूट गए और बीजेपी में चले गए। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि खनन घोटाले की बात हो, रिवर फ्रंट घोटाले की बात हो, सीबीआई और ईडी दोनों की जांच कर रही है अभी भी।
अरे भाई 2 सरकारें पूरी हो गई, इनकी जांच आज तक चली रही है। कोई जांच आज तक बताइए, इससे पहले भी 2G 3G गोल गेट पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक कन्विक्शन मुझे बता दीजिए उन घोटालों में। सिर्फ और सिर्फ आरोपजीवी लोग हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 2 युवाओं ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था और 2024 के चुनाव में इन्होंने बीजेपी का ये जो संविधान बदलने की कोशिश थी उसको हराया था। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले, ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर ये आपकी झूठी बातें नहीं चलेंगी। और मैं कहने का तो मैं भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे बटुकों को, हमारे शंकराचार्य पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ और जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, ब्राह्मण समाज गुस्सा है। इनके ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण नेता हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं और वक्त आने पर आ भी जाएंगे। ये ब्रिजेश पाठक जी भी आ सकते हैं, जिस तरीके से वो अपने ठीक है, तिवारी जी जवाब देंगे। जो उनका खुद का मंत्रालय काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है और हमको समझ लेना चाहिए, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। तभी उत्तर प्रदेश ने 1989 के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने नहीं दी और ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। आप 89 के बाद उत्तर प्रदेश में आए नहीं हो और आप भारतीय जनता पार्टी को, उस पार्टी को समझाना चाहते हो जो पार्टी लगातार 2 टर्म से और तीसरे टर्म में आने वाली पहली ऐसी पार्टी बन रही है। इतिहास हम बनाने जा रहे हैं। आप हमको समझाओगे, आप हमको बताओगे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या समझना चाहिए। अरे आप अपना उठा कर देखिए इतिहास। 89 के बाद में उत्तर प्रदेश ने आपको जगह नहीं दी और आपका वोट परसेंटेज जो है उससे ज्यादा तो वोट नोटा में मिल जाता है। नोटा में ज्यादा वोट मिलता है आपके कैंडिडेट से और आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समझाने की बात करते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता जी, आप कम से कम अपनी असलियत को समझ के रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं और आप किसको समझाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो आपस में काम करना चाहिए, काम करने पर बताइए कितना काम किया, कितने एयरपोर्ट तो हम यहाँ पर किसी भी संभावना से काम पर चर्चा करिए ना, काम पर चर्चा कर नहीं सकते, बता रहे हैं इधर उधर की बात। अरे हर समझने की सिर्फ इतनी बात है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, आपके खिलाफ खड़े हुए हैं और हर समाज के लोग आपके खिलाफ इस बार वोट देंगे, आपको सबक दिखाएंगे। 2024 में क्या हो गया? अरे आप तो 2014 से ब्राह्मण वोट खिसक गया हमसे, ये वोट खिसक कर इनके पास जाएगा। क्या हुआ? इनके पास बातें कर रहे हैं, काम करना आता नहीं, काम गिना नहीं पाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। यही ओम प्रकाश राजभर, इससे पहले क्या कहते थे? आप ही के लिए तो वो है, सिर्फ इधर उधर की बात, झूठ बोलना, शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान की बातें करना। जनता अगर पूछ लेती है तो कोई कुछ जवाब नहीं दे पाते। नौकरी आप दे नहीं पा रहे, एयरपोर्ट खोलते हैं तो बंद हो जाता है। क्या बातें कर रहे हैं? आप बता में नौकरी देना, कैंडिडेट नहीं है, पेपर तक ढंग से करवा नहीं पा रहे, पेपर करवा नहीं पा रहे, बता रहे बड़ी बड़ी बातें। अरे भाई साहब, एग्जाम करा नहीं पा रही जो पार्टी, वो बताएगी कुछ और। अरे भाई साहब, ठीक है, मैं ठीक है, मंदिर का चंदा आज के ही शासनकाल में चोरी हो जा रहा है। तिवारी सिंह साहब, तिवारी सिंह साहब मैं लौटता हूँ, तिवारी सिंह साहब मैं लौटता हूँ। अंदर चोरी पर कोई वदूद साहब, राजीव वदूद जी मुझे बताइए, ठीक है सिंह साहब और तिवारी जी, अरे थोड़ा धैर्य रखिए साहब, पानी पी लीजिए, दोनों पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। वदूद साहब प्लीज आप दोनों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। वदूद साहब, मैं जानना चाहता हूँ जिस आधार पर कांग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगाते रहे, जिस आधार पर टूटते हैं दल के ऊपर, वो थ्योरी तो यहां पर भी हो सकती है क्योंकि 2 मामलों की जांच चल रही है और एक मामले में तो अखिलेश यादव को भी समन किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो क्या ऐसा लगता है जांच के डर से पार्टी यहां नहीं टूट सकती? क्या अलग है बाकी राज्यों से? वदूद साहब। जी के साथ पूरा किश्ती करते हैं और पब्लिक के सामने अलग तरीके से प्रतिरोध एक दूसरे का। देखिए, अगर जांच हो रही होती या कुछ उसमें होना होता तो अब तक संबंध लग गए होते या अगले 3 से 4 महीने में हमको संबंध आते हुए नजर आ जाएंगे। कोई छापेमारी नहीं हुई है, ईडी का कोई ऐसा प्रकोप यहां नजर नहीं आता। दूसरी बात ये, लॉजिकल बात ये कि यदि अगर ये बात होती, इसमें कुछ तथ्य होता
तो शायद हो सकता है मनोज पांडे बोलते, जो पूर्व सपाई है, ठीक, या पूजा पाल होती, या कोई और विरोधी जो विरोध करके दूसरे भाजपा में जा चुके हैं सपाई, वो उनकी तरफ से कोई बात आती या कोई मीटिंग वो दौर होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी रिलेवेंस मौजूदा राजनीति में पैदा करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको कोई भाव नहीं दे रहा। दूसरी बात ये कि यदि समाजवादी पार्टी को वाकई में कोई घोटाला या उसकी जांच के दबाव में होंगे, तो मुलायम तो वो उसमें बहुत सीधी सी बात है जो यहाँ की राजनीतिक परिपाटी रही है कि चुपचाप जो है वो अपने ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतार देंगे सपा वाले कि भाजपा वैसे ही जीत जाएगी, तो उनको जरूरत क्या है ना। तो यहाँ तो सियासत ऐसी ही चलती है यूपी में कि यदि नेता अगर चाह रहा है तो अपने आदमी को जिताना चाहता है तो वाकई में चुनाव लड़ता है, और नहीं तो डमी कैंडिडेट खड़े कर देता है। कितने कैंडिडेट ऐसे बड़े बड़े नेता जो है जो हार। ठीक है अर्कवंशी साहब, क्या शिगुफा छोड़ दिया ओपी राजभर ने? कुछ फैक्ट तो बताना पड़ेगा ना। पार्टी हाँ। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की चिंता को समझ सकता हूँ। समाजवादी पार्टी बड़ी चिंता में है कि ये शिगुफा नहीं, और इनको ये सच्चाई पता है कि इस तरीके का जो बताया है आज आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, ये 100% होने वाला है। ये इनको डर सताने लगा है। आप पीडीए के नेताओं को गाली देते रहिए, जनता आपसे हिसाब करने में बैठी हुई है। आप चिंता मत करिए, हमारे नेता को भाव कोई नहीं दे रहा, हमारे नेता को जनता भाव दे रही है, क्योंकि वो जनता के जमीन के जाते हैं और वहां पर उनके साथ में उनके सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं। आज के नेता की तरह नहीं एसीओ में पीसी करने का काम करते हैं, तो खाली आपके कार्यालय पर जाकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहीं पर काम खत्म करने का काम करिए। आज जनता के बीच जाने का काम करेंगे, तब आपको जनता पहचानने का काम करिए। 2027 में आप खुद देख लीजिएगा, अभी तो ये टूट जो होने वाली है इससे घबराई हुई है, तो अभी आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव होगा तो आपको इस 27 के चुनाव में खुद पता लग जाएगा कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जब साथ था तब हम कितनी सीटों पर जीतने का काम कर रहे थे और आज कितनी सीटों पर जीतने का काम करें। तो ये समाजवादी पार्टी की घबराहट दिखाई पड़े। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या राम गोपाल यादव जी ने पत्र देकर अपनी जान बचाने की काम करने का काम नहीं किया था? क्या घोटाले में लोग सुनील साहब उस पत्र को भी सामने ले आए तो ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, और फिर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, ओपी राजभर साहब कह रहे हैं, उस पर सच्चाई की मुहर लग जाएगी। मैं लौटता हूं आपके पास। त्रिपाठी सर, ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तोड़ करके? अगर टूटती भी खुद ब खुद टूटती है तो क्या गलत मैसेज जाएगा, और क्या ये बीजेपी रिस्क लेना चाहेगी? ये रिस्क बात नहीं है। अभी 6 महीने बचे हैं कम से कम चुनाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों में कोई स्वतः घटना हो जाए अलग बात है। कोई भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है। अब ये एक राजनीतिक संदेश देने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी बात होगी, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। पर एक बात ये भी है कि अगर मायावती और अखिलेश यादव मिल सकते हैं तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई असंभव बात नहीं। ये टूटन हो सकती है, मिली भगत हो सकती है, ये भी असंभव नहीं है, क्योंकि राजनीति, मैंने पहले ही कहा, राजनीति संभावनाओं और आशंकाओं का खेल है। इसमें कोई व्यक्ति सही कह रहा है या कोई व्यक्ति बिल्कुल झूठ कह रहा है, इसको बहुत कठिन है इस बात को तय कर पाना। तो अगर राजभर ने कोई बात कहा है तो उनके पास कोई बात होगी, और ऊपर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है, तो ये तो और गंभीर बात हो गई। अब देखना ये होगा कि ये खेल 2 दिन 4 दिन 10 दिन पड़ता है, या इसको महीने 2 महीने लगते हैं, या फिर एक बात निर्मूल है। पर इसमें कोई दोनों को कम से कम अगर ये टूटन होती है तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को तो नुकसान ही नुकसान है। उसका संदेश कितना खराब जाएगा ये समझने आसानी समझा जा सकता है। आशीष तिवारी जी, हमने राइट टाइम देखा, चूंकि अब उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो संगठन के अध्यक्ष रह चुके उत्तर प्रदेश में, वरिष्ठ नेता हैं, और कह रहे हैं 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में हैं, बैठे हैं टूटने के लिए। तो आशीष तिवारी जी, कौन सा राइट टाइम होगा? क्योंकि हमने देखा पश्चिम बंगाल में तो चुनाव के बाद वो राइट टाइम आ गया, बिखराव साफ तौर पर टीएमसी में दिखाई दे रहा है। क्या चुनाव के बाद ये होगा आशीष जी? देखिए, ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जो मूल बात कही कि अगर आज ये स्थिति कमोवेश आ रही है तो उसका कारण क्या है, और कारण यही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अपनी चलाएंगे,
समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अपनी चलाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के दम पर लोग नहीं जीत कर आ रहे हैं। जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसका भी अपना मान सम्मान, अपना वादे सब लगे होते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती। लेकिन जब वो जीत के आता है तो उसके बाद जो ये लोग हैं वो सीधे सीधे कहते हैं आप ऐसे नहीं, ये करो, वो नहीं, ये करो, तो आदमी घुटता है। और इसी का एक आप कह लीजिए रिजल्ट कि वहां पश्चिम बंगाल में आपने देखा चुनाव के बाद में कैसी टूटन हुई। आप पंजाब में देख लीजिए कि वहां पर राज्यसभा के जो सांसद थे वो कैसे टूट कर आए। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए और समाजवादी पार्टी में भी आप देख लीजिए कि कितने विधायक वो ये सब टूटन जो हो रही है इसका कारण जानने की हमको आवश्यकता है। आज बात ये नहीं कि कोई टूट रहा नहीं टूट रहा, लेकिन क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये जो इनकी तानाशाही चलती है जीतने के बाद में, वो तानाशाही अब आज का भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आशीष जी, भारतीय जनता जब पार्टी टूटती है तो सत्ता पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, लेकिन सच्चाई तो जो टूट करके दूसरे दल में जाते हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन फिलहाल टूट को लेकर के जो ओपी राजभर ने बयान दिया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है और इसी भूचाल पर आज हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।